नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में मैं पहले क्या कर रहा था, CGPSC, CG व्यापम और रेलवे, खासकर ये 3 एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आपको मैं मैथ्स पढ़ा रहा था। कुछ समय बाद समय के कमी के कारण और कार्य की व्यस्तता के कारण वो सब चीज़ें छूट गया था। उसके बाद मैं रीजनिंग सेक्शन को स्टार्ट किया, रीजनिंग सेक्शन का क्लास लिया। उसके बाद शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम आ गया तो शिक्षक भर्ती का क्लास लिया। अब आगे क्या रहेगा, आपका जो मैथ्स का जो टॉपिक है, मैथ्स का मैं कौन कौन सा टॉपिक करा चुका हूँ, संख्या पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, घातांक करनी, दशमलव भिन्न और बीजगणित, ये 5 चैप्टर कवर किए जा चुके हैं पहले से। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको कॉम्पिटिटिव मैथ्स का एक अलग से सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे ये पूरे के पूरे वीडियो डले हुए हैं, आप इनको कवर कर सकते हैं। और इसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे जाते रहेगा क्लास हर दिन, या फिर हो सकता है हर दिन ना वीडियो ना आकर। इस महीने थोड़ा सा व्यस्तता है कि इस महीने क्या है कि कुछ काम के कारण व्यस्तता है और रोज़ का रोज़ वीडियो नहीं भी आ पाएगा, तो भी बीच बीच में ये वीडियो आती ही रहेगा, ठीक है। और इस महीने के बाद हो सकता है कंटिन्यू ये वीडियो बढ़ जाएगा। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्नों को पढ़कर उसको समझना है और प्रश्न बोल क्या रहा है उस हिसाब से अपने को इक्वेशन बनाना होता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इक्वेशन बनाओगे तभी प्रश्न को हल कर पाओगे। मैं जितना हो सकेगा उसका 2 मेथड बताने का कोशिश करूँगा। प्रश्नों को देखकर उसका आंसर कैसे निकालेंगे, उसके सोचने के तरीका को हम लोग विकसित करेंगे, ठीक है। क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सिंप्लीफिकेशन के इन प्रश्नों से। कंटिन्यू प्रश्न बढ़ते जाएगा। मैं टाइप वाइज नहीं दिया हूँ, यहाँ पे 5 प्रश्न तक है। यहाँ पे जितना प्रश्न हो पाए आज की क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो समझ में आएगा, तरीका समझ में आएगा पढ़ाने का, अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई भी वीडियो डालूंगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं जी। सभी प्रश्नों के साथ सोचने के तरीके को ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या लिखा है, बहुत आराम से जाएगा क्लास, अपने को हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है। मेन चीज़ है समझना क्या है, समझने का है अपने पास तरीका, कैसे उसको डेवलप करेंगे। तो फिर सॉल्व करते हैं प्रश्नों को, ध्यान से पढ़ते हैं प्रश्न को। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या दिया गया है अपने को, 8, तथा इनके विलोम का अंतर क्या दिया गया, 2/15 है। तो ये संख्याएं क्या होंगी पूछा जा रहा है अपने को। जैसा प्रश्न बोला उस हिसाब से आप इक्वेशन बनाइए, उस इक्वेशन को हल कीजिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस इक्वेशन को हल करोगे ही तभी आपको आंसर मिलेगा, उसके अलावा और कुछ अप्रोच हो सकता है। फिलहाल आप इस प्रश्न को पढ़कर इक्वेशन कैसे बनाओगे। प्राकृतिक संख्याएं बोला गया है, मतलब कि दोनों में से जो संख्या है वो 0 नहीं हो सकता है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है, इसलिए माना वह प्राकृतिक संख्या क्या है, x और y है। दोनों का योग क्या दिया गया, योग मतलब प्लस क्या दिया गया अपने को, 8 दिया गया। दोनों का योग कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। और एक बात और बोला प्रश्न में कि उनके विलोम का अंतर बोला गया, कितना दिया गया है, 2/15। इनका विलोम क्या हो जाएगा, x का विलोम होगा 1/x और y का होगा 1/y। इनका अंतर बोल रहे मतलब बीच में क्या आएगा, माइनस। हो सकता है कि 1/y माइनस 1/x हो, ठीक है। कौन सा वैल्यू बड़ा आने वाला है वो नहीं पता मेरे को अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे इक्वल्स टू क्या आएगा, 2/15 ऐसा दिया गया है प्रश्न में। अब आपके पास 2 इक्वेशन हैं, 2 अननोन राशियां हैं, x और y अननोन राशियां हैं। 2 अननोन राशि हो गए, अज्ञात राशियां है ना। इसको दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए। अब अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो कैसे करना पड़ेगा आपको, यहाँ इक्वेशन 1 से x का मान निकाल लीजिए या फिर y का। मान लो इक्वेशन 1 से मैं किसका मान निकाल लेता हूँ, y का। तो ये बन जाएगा y = 8 - x। इस मान को यहाँ पे पुट कीजिए, 1/x माइनस 1/y का वैल्यू 8 - x = 2/15। फिर क्या करना पड़ेगा, 8 - x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस
और ये x है ना, तिर्यक गुणा हो जाएगा उसके साथ। फिर इधर क्या बच जाएगा, x का गुना 8 माइनस x के साथ कितना हो जाएगा, 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू 2/15। ये लंबा चौड़ा सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको, इससे बेहतरीन सॉल्यूशन है प्रश्न को देखने से। ठीक है, हम लोग को सीखना है, इसलिए सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2x, 8 माइनस 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 15 का इक्वस टू 2 का मल्टीप्लाई होगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 15 120 माइनस ये हो जाएगा 30x, ये हो जाएगा अपना 16x माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो ये वर्ग समीकरण बनने वाला है आपके पास, वर्ग समीकरण बनेगा, वर्ग समीकरण को आप सॉल्व करोगे, फिर x का मान निकलेगा, x का मान निकाले, x का मान निकाले, उसको आप कहीं पर भी यहाँ पर या फिर इस दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, कहीं पर भी y का मान निकल जाएगा और वही आपको बताना है x और y का मान। उम्मीद है समझ में आया होगा मैं क्या बोला। यहाँ पे वर्ग समीकरण बन रहा है, एक वर्ग समीकरण को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर x का मान निकलेगा, फिर उस x के मान को पहले समीकरण में पुट कर देंगे तो y का मान मिलेगा। अब इतना तामझाम मैं करते रहूँ, उससे अच्छा मेरे को प्रश्न में ना बहुत बेहतरीन चीज़ दिख रहा है, क्या चीज़, ऑप्शंस। ऑप्शंस के हिसाब से मैं प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकता हूँ। देखिए कैसे, देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ए क्या दिया आपको, ऑप्शन ए दिया ऑप्शन 3 और 5, बी क्या है आपके पास ऑप्शन 2 6, सी क्या है आपके पास 1 7 और डी क्या है आपके पास नन ऑफ दी एबो। अब मान लो अगर 3 और 5 वह संख्याएं हैं तो प्रश्न में दिए गए कथन के अनुसार वह कथन क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। अगर ऑप्शन ए सही है तब, जैसे कि इनका जोड़ मैं करूंगा 3 + 5 इक्वल्स टू, तो आ गया 8, यहाँ तक तो बात सही है। योग क्या बोला गया 8। अब इनके विलोम का अंतर मतलब कि 1/3 माइनस 1/5 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, फिर आपके पास 2/15 आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, 3 और 5 सही होगा। किया जाए 5 एकम 5, 3 एकम 3/15 है ना, 5 दिया 15, ऐसे सॉल्व किया जाता है। फिर ये क्या आ गया आपके पास 2/15 दिख रहा है, और यही तो आया है, प्रश्न का कथन ही तो आपके पास सेटिस्फाई हो गया। मतलब कि कौन सा, ये भाई साहब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरे को देख रहे हैं जैसे कि मैं अभी इक्वेशन बना रहा था, वो इक्वेशन बनाने का बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आता है प्रैक्टिस से आता है ये सब बातें। अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किए हो तो आप बिल्कुल बेसिक मेथड से जाओगे, x + y इक्वल्स टू 8 करोगे, फिर 1/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 2/15 करोगे, फिर उसको सॉल्व करते बैठे रहोगे, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, तो अपने पास क्या है, इसको बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, जब आप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो और अंदाज़ा लगाते हो कि अगर यह ऑप्शन सही होगा तो फिर प्रश्न के कथन को क्या करना चाहिए, फिर वह सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऑप्शन को लेकर सॉल्व करने का तरीका कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ये बेस्ट तरीका है इस प्रश्न के लिए। क्या हो गया अपने पास, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर है। आगे के प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला गया, यदि 6 टन लोहे का मूल्य 21,000 है तो 17 टन लोहे का मूल्य क्या होगा। एक लाइन में करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। 6 टन लोहा किसके बराबर है, 21,000 रुपये के बराबर। आपको कितने टन लोहे का मूल्य पूछा जा रहा है, 17, मतलब 6 को आपको क्या बनाना है, 17 बनाना है। तो क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। अब अभी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 टन लिखा हुआ है, तो 6 के साथ आपको गुना करना पड़ेगा 17/6 का, तभी ये 6 और 6 कैंसल आउट हो जाएंगे, फिर बचेगा आपके पास 17 टन। समझ आया कि इतनी बात। तो दोनों पक्षों में मेरे को क्या गुना करना पड़ेगा, 17/6 का। 6 को गायब करना है, 17 लाना है, इसलिए आपको क्या गुना करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में ना। बराबर के एक तरफ गुना नहीं होता कभी, गणित का नियम है, अगर आप बराबर के एक तरफ को जोड़ रहे हो तो उतना ही जोड़ना पड़ेगा आपको बराबर के दूसरे तरफ। ठीक है, या फिर बराबर के एक तरफ जितना घटा रहे हो उतना ही आपको घटाना पड़ेगा बराबर के दूसरे तरफ। यदि आप बराबर के एक तरफ
किसी चीज़ का गुना कर रहे हो या भाग कर रहे हो तो उतने ही संख्या का आपको बराबर के दूसरे तरफ क्या करना पड़ता है, गुना या भाग करना पड़ता है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे 17/6 का मैं गुना किया तो इधर भी क्या आएगा, 17/6 आएगा, किसके साथ, 21,000 के साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 6 और 6 कैंसल आउट हो गए, अपने पास बच गया 17 टन। 17 टन बराबर ये क्या हो जाएगा, 6 कम 6, सॉल्व किया जाए कितने बार जाएगा, 6 3 18, 3 बचा, 3 और 0 30, तो 6 पंचे 30, तो ये मिल जाएगा आपको 3500। 17 को गुना कर दीजिए 3500 से, आपके पास आंसर। और बिल्कुल भी आपको हो सकता है पूरा का पूरा सॉल्व भी ना करना पड़े। क्या किया, जैसे 2 शून्य तो आएगा ही, 17 पंचे क्या होगा 85, तो सैकड़ा वाला अंक क्या आना चाहिए 5। कहाँ पे है ऑप्शन में सैकड़ा वाला अंक 5, 2 ऑप्शन में है, एक तो बी और सी, मतलब कि ए और डी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल नहीं होगा। 17 पंचे 85, हासिल आया 8, 17 दिया 51, 51 और 8 कितना हो जाएगा 59, तो ये कितना मिल जाएगा अपने को 59,500 रुपये में मिलेगा कितना चीज़, 17 टन लोहा। 59,500 ऑप्शन नंबर बी। और मैं कुछ नहीं किया हूँ, सबसे पहले आखिर में क्या किया, 6 टन है, 6 टन को अगर मैं लिखूँगा तो 6 टन बराबर 21,000, 1 टन का मूल्य क्या होगा 21,000/6, 1 टन का मूल्य क्या होगा 21,000/6, तो 17 टन का मूल्य क्या हो जाएगा 21,000/6, फिर गुना में क्या रहेगा 17, तो वही तो किया मैं डायरेक्ट है यहाँ पे 21,000/6, गुना में क्या रहेगा 17, तो यहाँ पे मैं एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर दिया। बार बार आप 1 टन का मूल्य निकालने मत बैठिए, पूरा एक साथ सॉल्व कीजिए, कटाने में आसानी होता है। आगे के प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं और आगे का प्रश्न क्या बोला गया। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं उनमें 3 का गुणनफल क्या दिया गया 385 और अंतिम 3 का गुणनफल क्या दिया गया है आपको 1001, अतः इनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। अब ऐसे प्रश्नों को कभी भी आपके पास क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, तो क्रमागत सम और विषम संख्याओं को आप एक समान कर तो कर लोगे, लेकिन जितने भी अभाज्य संख्याएं वाले रहेंगे क्रमागत अभाज्य संख्याएं करके, तो उसमें आप हमेशा ऑप्शन को ही देखकर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन को देखकर ध्यान दीजिएगा। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं बोला गया जो आरोही क्रम में, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, उनमें 3 का गुणनफल क्या है 385। अच्छा, 3 का गुणनफल मतलब पहले 3 का ना, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया होगा, प्रथम 3 का गुणनफल करके, उनमें प्रथम 3 का गुणनफल क्या है 385 और अंतिम 3 का गुणनफल क्या है 1001, अतः इनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए, आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिया गया है 11, 13, 17 और 19, 11, 13, 17 और 19। अगर मान लो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 11, तब इससे छोटी अभाज्य संख्या 4 क्रमागत बोला गया है, तो इससे छोटी अभाज्य संख्या 7, 7 से भी छोटी क्या होती है 5, 5 से भी छोटी होती है 2, ठीक है, 5 से भी छोटी क्या होती है 3 ना, तो 3, 5, 7, 11 ये क्रमागत अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्याएं ले लिया मैं। वैसे 13 के लिए जाऊंगा तो यहाँ पे 11, फिर 7 और यहाँ पे 5। 17 के लिए जाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13, यहाँ पे 11 रहेगा और यहाँ पे 7। ये क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको अभाज्य संख्या क्या होता है करके नहीं पता है तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसी संख्याएं जो खुद से और सिर्फ एक से, उसके अलावा और किसी से विभाजित ना हो, उसको क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। अगर 19 सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में, तो 19 से पहले क्या आता है अभाज्य संख्या 17, 17 से पहले क्या आता है अभाज्य संख्या 13 और उससे भी पहले क्या आता है 11। फिर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड अपना रहा हूँ। अब देखो क्या बोला गया, उनमें 3 का गुणनफल, 3 का गुणनफल मतलब ये प्रथम 3 का गुणनफल, ठीक है, या फिर ये प्रथम 3 का गुणनफल हो सकता है, या फिर इसका, या फिर इसका, और अंतिम 3 का बोला गया है। अंतिम 3 का गुणनफल कितना बोला गया 1001, तो यहाँ पे 1001 आना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें सही हैं तब की बात। मान लो अगर पहला ऑप्शन सही है तो 3, 5, 7 का गुणनफल क्या आना चाहिए आपके पास 385,
ये ऑप्शन सही हैं तो 11, 7 और 5 को गुणनफल क्या आना चाहिए 1001। करके देखते हैं कितना आएगा। 5 या 15, 15 सत्ते क्या होता है 105। ठीक है, 15 सत्ते कितना होता है 105। 105 जबकि प्रश्न क्या बोला जा रहा है 385, मतलब कि ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता, ऑप्शन ए में ही क्या था 11। ठीक, इसको देखते हैं। 5 सत्ते 35, 35 का गुणा कीजिए 11 से। ठीक है, 35 का गुणा कीजिए किससे 11 से। 11 पंचे 55, हासिल है 5, 11 तिया 33, 33 5 38। तो हाँ, हो सकता है बिल्कुल कि ये बी वाला आंसर क्या हो आपके लिए करेक्ट आंसर हो। और अगर ऐसा है तो 7, 11 और 13 का 7, 11 और 13 का गुणनफल क्या आना चाहिए 1001। 7 का गुणा करोगे 11 से कितना आ जाएगा आपके पास 77। 77 का गुणा कीजिए 13 से। 13 सत्ते 91, हासिल आया 9। 13 सत्ते 91, 91 और 9 100। तो ये आ गया आपके पास 1001। तो बिल्कुल सही है कि जहाँ पे 13 दिखा है तो 13 ही क्या है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है उन 4 क्रमागत संख्याओं में। तो पहले के 3, 13 से पहले के 3 कौन कौन से होंगे 5, 7 और 11, मतलब सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या है आपके पास ऑप्शन नंबर बी 13। अब वो आपको पूछ क्या रहा है ध्यान दीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ दिया तो आंसर आता फिर 5। दूसरा सबसे छोटा पूछता तो फिर 7 आता, या फिर दूसरा बड़ा अभाज्य संख्या बोलता तो फिर 11 आता। वो प्रश्न पूछने का तरीका है। मैं आपको ये समझाया कि प्रश्न को आप सॉल्व कैसे करोगे।